हेलो गाइस, मैं मनीषा व्यास। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका अभिनंदन है। हम सब यहाँ पर संस्कृत भाषा का अध्ययन करेंगे। संस्कृत भाषा का अध्ययन करने से पहले हम पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर चलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब है, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सी धातु है और कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि संस्कृत शब्द में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सम उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी धातु है, यहाँ पर क्री धातु है। कौन सी धातु है यहाँ पर? क्री धातु। और त से यहाँ का मेन है, यहाँ पर कहते हैं प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर? कहते हैं प्रत्यय। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमें यहाँ पर पूछा जाए कि संस्कृत भाषा नाम क उपसर्ग अस्ति, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के अंतर्गत यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग लगा हुआ है और धातु यहाँ पर क्रय। एक्चुअल में यहाँ पर धातु कौन सी धातु लगी हुई है? यहाँ पर डुक्रय धातु लगी हुई है। कौन सी धातु लगी हुई है? डुक्रय धातु। तो डुक्रय धातु के अंदर डू और यह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है और बाकी बच जाती है हमारी यहाँ पर क्रय धातु। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन सी धातु है? हमें क्रय धातु है। डुक्रय धातु भी आती है, लेकिन यहाँ पर क्रय धातु भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डू और यह का क्या हुआ हुआ है? लोप हुआ हुआ है। इसके बाद अगर हमें बात करनी है प्रत्यय की, तो हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ है। अब हम संस्कृत भाषा के सबसे पहले बात करें कि संस्कृत भाषा में अगर हमें पीढ़ी वाइज पीढ़ी अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले किसका अध्ययन करना चाहिए? तो हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारी सबसे छोटी इकाई है वर्ण। कौन सी इकाई है? वर्ण। तो हम यहाँ पर वर्ण के बारे में आज चर्चा करते हैं। अब वर्ण की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ण क्या है। संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके क्या नहीं हो सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और वर्णों का ही अगर क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, कैसा अध्ययन? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए तो यहाँ पर क्या किया होता है? ये क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। वर्णों के क्रमबद्ध समूहों का जब अध्ययन किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह यहाँ पर वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है वो? वर्णमाला। अब हम बात करते हैं कि वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं। वर्णमाला की अगर हम बात करें तो वर्णमाला में सबसे पहले हमारे यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं इसके। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होनी चाहिए? और वर्णों की संख्या कई जगह 42 भी आती है, मतलब 42 भी आती है, कहीं पर 46 आती है, तो कहीं पर 48 आती है, तो कहीं पर 50 आती है, तो कहीं पर 63 या 64 भी देखने को मिलती है। तो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को यह एक विवादास्पद स्थिति है, लेकिन ये सभी जितनी भी मैंने संख्या यहाँ पे लिखी है, ये सारी संख्याएं क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से तो यहाँ वर्णों की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। और अगर हम सामान्य संस्कृत भाषा में देखें कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे होती है 46। अगर 46 के अंतर्गत अगर हम 2 और जोड़ दें, अयोगवाह, जिनका सामान्य संस्कृत भाषा में कहीं पे भी क्या नहीं होता, कोई भी अध्ययन नहीं किया जाता, जिनको
जो ना तो स्वर होते हैं ना ही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, लेकिन उन दो अयोगवाह को जब हम जोड़ते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 48 हो जाती है। और कई जगह पर ये तो है माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से, माहेश्वर सूत्र के अनुसार, ठीक है। और ये क्या है, 46 है सामान्य संस्कृत भाषा, सामान्य संस्कृत भाषा में संस्कृत में कितने वर्णों की संख्या कितनी है, 46, 46। और अगर हम 46 में अगर दो अयोगवाह जोड़ देते हैं, सामान्य संस्कृत भाषा में दो अयोगवाह को जोड़ा जाता है, अगर उन दोनों को मिला दी जाए 46 के अंतर्गत, तो सामान्य संस्कृत भाषा में वर्ण हो जाते हैं, सामान्य संस्कृत भाषा में कितने हो जाते हैं, 48 हो जाते हैं। कब, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है अयोगवाह, दो अयोगवाह को जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितनी हो जाती है, 48 संख्या हो जाती है। लेकिन वैदिक संस्कृत भाषा के अंतर्गत अयोगवाह की संख्या 4 मानी गई है। तो अगर हम 46 वर्णों के साथ में अगर 4 अयोगवाह को जोड़े तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 50, अर्थात 50 हो जाती है। और वहीं पर अगर हम देखें तो पाणिनीय शिक्षा के अंतर्गत कितनी होती है, वर्णों की संख्या 63 या 64 मानी जाती है। अब हम देखते हैं वर्णमाला के अंतर्गत कितने प्रकार होते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत हम 3 प्रकार के वर्णों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर जिस प्रकार से वर्णों की संख्या में भिन्न भिन्न मत दिखाई देते हैं, उस भिन्न भिन्न मत दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से स्वरों की संख्या में भी क्या है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग मत पाए जाते हैं। जैसे स्वर कितने हैं, सामान्य संस्कृत भाषा में देखे जाए तो कितने मिलते हैं, 13 मिलते हैं। लेकिन अगर माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से देखा जाए तो 9 मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 9 मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखे जाए व्यंजन, तो व्यंजन में हमारे कितने आते हैं, व्यंजन आते हैं 33, ठीक है। और अयोगवाह कितने हमें देखने को मिलते हैं, कहीं पर 2, सामान्य संस्कृत भाषा में तो होते हैं 2, और वैसे अयोगवाह कितने होते हैं, 4। कितने माने गए हैं, स्पष्ट रूप से 4। अब यहाँ पर मैंने बताया माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से स्वर कितने माने गए हैं, 9, और वैसे ही पाणिनीय शिक्षा के अंतर कितने माने गए हैं, 21 या 22। कितने माने गए हैं, 21 या 22। और वैसे सामान्य संस्कृत भाषा में माने गए हैं 13 स्वर माने गए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्वर अब स्वर के हम कह सकते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे होते हैं ह्रस्व, ठीक है, और दीर्घ और संयुक्त, 3 प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। अब ह्रस्व स्वर वो जिनके उच्चारण में अल्प मात्रा में क्या लगता हो, उच्चारण किया जाता हो, और दीर्घ के अंतर्गत जिसका उच्चारण करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता हो, और संयुक्त वो होते हैं जो दीर्घ का ही क्या होता है, एक रूप होता है, संयुक्त माने जाते हैं। अब ह्रस्व की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व की संख्या होती है 5, और दीर्घ की संख्या कितनी होती है, दीर्घ की संख्या होती है 4, और संयुक्त की संख्या कितनी होती है, 4। कुल मिला के इसको हम दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर दोनों की मिला के कुल मिला के ये हो जाते हैं 8। 8 और 5 कितने हो गए, ह्रस्व स्वर होते हैं 5, 8 और 5 कितने हो गए, 13। इस प्रकार से स्वर हुए 13, व्यंजन हुए 33 और अयोगवाह हो गए 4। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आगे हम कल बात करेंगे स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के, जहाँ आगे इसके भेद के बारे में जानेंगे। थैंक यू।